दोस्तों नमस्कार। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी आशा नौटियाल ने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को 5099 वोटों से करारी शिकस्त दी है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जो शानदार प्रदर्शन किया है उसका क्या कारण रहा है, किस कारण से भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है और कांग्रेस के हार का क्या कारण रहा है, इस वीडियो में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। दोस्तों केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के अंतर्गत आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई और पहले चरण से ही भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल ने जो बढ़त बनाई वो 14वें चरण तक बनी रही और किसी भी चरण में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल से कांग्रेस प्रत्याशी या निर्दलीय प्रत्याशी आगे नहीं बढ़ पाए। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल ने 14 चरणों तक लगातार बढ़त बनाई रखी और कुल मिलाकर के उन्होंने 23,130 वोट प्राप्त किए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत के खाते में 18,031 वोट गए। निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान के खाते में 9,266 वोट गए, जबकि उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी डॉक्टर आशुतोष भंडारी ने 1,301 वोट प्राप्त किए। चौथे राउंड में निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान को सबसे अधिक वोट मिले, जबकि 7वें राउंड की मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को सबसे अधिक वोट मिले। इसके अलावा जो 12 राउंडों में जो तमाम मतगणना की गई उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल सबसे आगे रही। आशा नौटियाल केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब रही। तीसरी बार केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई। इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के टिकट से वो 2002 और 2007 में विधायक बन चुकी हैं और इस बार वो तीसरी बार विधायक बनी है। कुल मिलाकर के केदारनाथ विधानसभा सीट पर 5वीं बार महिला प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। आशा नौटियाल के अलावा 2012 में कांग्रेस के टिकट से शैला रानी रावत ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2022 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से शैला रानी रावत विजय प्राप्त करने में सफल रही थी। दोस्तों केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के अंतर्गत पिछले 1 महीने में राष्ट्रीय पार्टी चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने जबरदस्त प्रचार प्रसार किया और दोनों पार्टियों के लिए ये साख की लड़ाई थी। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र भी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को देखा जा रहा था। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र एक धार्मिक स्थल है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर यह दबाव था कि अयोध्या और बद्रीनाथ में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व की छवि के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है और केदारनाथ में यही अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता नाराज है, आक्रोशित है और भारतीय जनता पार्टी को केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कई मुद्दों के सहारे घेरते हुए नजर आई। तीखे निशाने साधे गए। कांग्रेस के स्टार प्रचारक गणेश गोदयाल ने लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर यह आरोप लगाए कि दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के स्थापना कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। केदारनाथ के अस्तित्व को कहीं ना कहीं खतरा है। केदारनाथ से शिला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिल्ली पहुंचाई गई। इन तमाम मुद्दों पर जो घेरने का प्रयास किया गया, साथ ही साथ जिस प्रकार से यात्रा को डाइवर्ट करने के मुद्दे को सामने लाया गया, मनोज रावत के द्वारा भू कानून के मुद्दे को सामने लाया गया, रोजगार के मुद्दे को सामने लाया गया, केदारनाथ में घोड़े संचालकों की रोजी रोटी से संबंधित मुद्दे पर बात की गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ये मुद्दे तमाम आरोप धरे के धरे रह गए और भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने विश्वास जताया है और आशा नौटियाल तीसरी बार केदारनाथ से विधायक बनी है, विधायक निर्वाचित हुई है और कुल मिलाकर 5वीं बार केदारनाथ विधानसभा सीट से महिला विधायक बनी है। सिर्फ एक बार 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से मनोज रावत विधायक बने थे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में आशा नौटियाल को क्या महिला प्रत्याशी होने का फायदा मिला है या फिर बीजेपी की जो विकास योजनाएं हैं उनके तहत भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है? जिस प्रकार से लगातार उपलब्धियां गिनाई गई, केदारनाथ के लिए जो बजट पेश किया गया, जिस प्रकार से केदारनाथ के लिए कार्य किए गए और आगे अनेक विकास कार्य करने की जो बात
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई? क्या जनता ने इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से विश्वास जताया है? हालांकि कांग्रेस 2022 में 12,000 के लगभग वोट प्राप्त करने में सफल रही थी केदारनाथ विधानसभा सीट पर, जबकि इस बार 18,031 वोट प्राप्त किए हैं, यानी 5,000 अधिक वोट प्राप्त किए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई है, जबकि कांग्रेस को अति उत्साह था। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान छठे राउंड की मतगणना तक कांग्रेस पार्टी से आगे थे, दूसरे नंबर पर बने हुए थे। सातवें राउंड में मनोज रावत ने 2300 के लगभग वोट प्राप्त किए और तब जाकर के वो दूसरे नंबर पर आए। लेकिन पूरी मतगणना में वो एक बार भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल के आसपास भी नजर नहीं आए और आशा नौटियाल ने पहले राउंड की मतगणना से जो बढ़त बनाई वो बढ़त आखिर तक बनी रही। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान, जिन्हें 3,000 वोटों तक सिमटता हुआ बताया जा रहा था, उन्होंने चौंकाने वाला प्रदर्शन किया और त्रिभुवन चौहान के पक्ष में जिस प्रकार से केदारनाथ की जनता ने विश्वास जताया है, केदारनाथ की जनता का विश्वास जीतने में त्रिभुवन चौहान जिस प्रकार से कामयाब रहे हैं वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और ये मानना होगा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव से उत्तराखंड की राजनीति में एक नया नेता उदयमान हुआ है त्रिभुवन चौहान के रूप में। त्रिभुवन चौहान के लिए उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार, जो पूर्व में लोकसभा चुनाव के अंतर्गत टिहरी लोकसभा सीट से सांसद प्रत्याशी रह चुके हैं, उन्होंने ज़बरदस्त प्रचार प्रसार किया त्रिभुवन चौहान के लिए, कई स्थानों पर भ्रमण किया और उनकी सभाओं में जिस प्रकार से महिलाओं की उपस्थिति थी वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से त्रिभुवन चौहान के लिए पॉजिटिव साबित हुआ और युवाओं का जो समर्थन त्रिभुवन चौहान को मिला है, क्योंकि त्रिभुवन चौहान लंबे समय से केदारनाथ में बने हुए थे। अपनी पत्रकारिता के माध्यम से स्थानीय मुद्दों को उठाना, युवाओं का दिल जीतना, सबकी हक की बात करना और लगातार त्रिभुवन चौहान अपने इसी अंदाज से इस चुनाव में ये साबित कर चुके हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में अब त्रिभुवन चौहान भी एक जाना पहचाना चेहरा है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जीत हासिल की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नज़र आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी पर एक प्रेशर बना हुआ था, जबकि कांग्रेस उत्साहित थी। लेकिन हार के बाद अब कांग्रेस को आत्ममंथन और गहन चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र देखा जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए इसे साख की लड़ाई बताया जा रहा था। दोनों हर हाल में इस चुनाव को जीतना चाहते थे। जहां भारतीय जनता पार्टी अब एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी करेगी, वहीं कांग्रेस को केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद गहन चिंतन और आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। और त्रिभुवन चौहान ने जो 9,266 वोट प्राप्त किए हैं और इतने अधिक वोट प्राप्त करना कांग्रेस के लिए खतरा बना। क्या त्रिभुवन चौहान का 4,000 वोटों से आगे बढ़ना कांग्रेस के लिए खतरा साबित हुआ? क्योंकि यदि त्रिभुवन चौहान ने कांग्रेस के वोट काटे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए त्रिभुवन चौहान हार की वजह रहे हैं। और त्रिभुवन चौहान जो स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं वो भी इस चुनाव को जीत के उद्देश्य से लड़ रहे थे। लगातार वो देख रहे थे कि परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन होने की संभावना बता रहे थे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लड़ रहे थे। राष्ट्रीय पार्टियों के बड़े बड़े संगठनों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो चाहे कांग्रेस का संगठन हो, त्रिभुवन चौहान ने सीमित संसाधनों में राष्ट्रीय पार्टियों का सामना जिस प्रकार से किया, जिस प्रकार से अपनी बातों को आगे रखा और लगातार क्षेत्र में अपनी भूमिका बताई, क्षेत्र को जताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से राष्ट्रीय दल ठगने का कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं त्रिभुवन चौहान ने जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है त्रिभुवन चौहान की दृष्टि से, बॉबी पंवार की दृष्टि से, क्योंकि बॉबी पंवार ने भी पूरी जान फूंकी त्रिभुवन चौहान के प्रचार प्रसार के लिए। त्रिभुवन चौहान की जो तमाम टीम लगी थी वो कहीं ना कहीं अपने इस प्रदर्शन से काफ़ी उत्साहित है। और परिणाम के बाद त्रिभुवन चौहान जिस प्रकार से उत्साहित नजर आए और उनके समर्थक जिस खुशी के साथ बाहर आए, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि त्रिभुवन चौहान हार कर भी इस चुनाव को जीत चुके हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनाव बेहद निराशाजनक रहा। कांग्रेस जिस उम्मीद के साथ केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लड़ रही थी वो कांग्रेस के लिए उस प्रकार से सही साबित नहीं हो पाया और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा।
कुलदीप रावत जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और 2022 में वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। 13,000 के लगभग वोट लाने में सफल रहे थे। वहीं कांग्रेस 2013 में 12,000 वोट ला पाई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 20,000 के लगभग वोट प्राप्त करने में सफल रही थी। लेकिन केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के दौरान कुलदीप रावत ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो आशा नौटियाल के नामांकन में शामिल रहे, उनके प्रचार प्रसार में शामिल रहे। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को 2022 के मुकाबले 2024 में महज 3,000 वोटों का फायदा हुआ, जबकि कांग्रेस के 5,000 वोट बढ़े हैं। तो ये समीकरण काफ़ी लचीला है, इसको समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वोटरों का माइंड कब बदलता है, कहाँ सेट होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर वोट हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो काउंटिंग है वो लगभग 7-8 हज़ार वोटों से शुरू होती है, जबकि कांग्रेस की काउंटिंग 4-5 हज़ार वोटों से शुरू होती है। और निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान ने 0 से शुरू किया और 0 से शुरू करके केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में हीरो बनकर के सामने आए हैं। केदारनाथ उपचुनाव के बाद उत्तराखंड की राजनीति में बॉबी पंवार और त्रिभुवन चौहान की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। देखना होगा 2027 में किस प्रकार से त्रिभुवन चौहान से प्रेरित होकर के, बॉबी पंवार से प्रेरित होकर के कितने और युवा चुनावी मैदान में उतरते हैं और ताल ठोकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर के उत्तराखंड की राजनीति के लिए केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण था। भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है, कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। और अब जहां भारतीय जनता पार्टी जीत के बाद जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस अब समीक्षा कर रही है कि कहां पे कमी रह गई है। निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान भी ये सोच रहे होंगे कि कुछ और अधिक मेहनत यदि की जाती, कुछ और समय यदि केदार घाटी में बिताया जाता तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था। लेकिन 2027 के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट के लिए भारतीय जनता पार्टी और त्रिभुवन चौहान जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो आगे बढ़ेंगे, जबकि कांग्रेस मंथन करेगी। और मंथन करने के बाद किस प्रकार से 2027 विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की राजनीति गर्माती है, कौन कौन से नए चेहरे सामने आते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए क्या बड़ी चुनौतियां सामने हो सकती हैं, ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल ने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को 5,099 वोटों से करारी शिकस्त दी है। निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान ने 9,266 वोट ला करके सभी को चौंका दिया है। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।